और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा में मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के विषय पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस विषय को एक बिल्कुल ही नए नज़रिए से देखते हैं। अक्सर जब हम मूल्यांकन या टेस्ट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस फाइनल परीक्षा, नंबर और पास फेल का ख्याल ही आता है। बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि मूल्यांकन इससे कहीं ज्यादा गहरा और जरूरी है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये बच्चे के सीखने के पूरे सफर को समझने का और उसे बेहतर बनाने का एक तरीका है। एक आईने की तरह समझिए, जो बच्चे और टीचर दोनों को दिखाता है कि वो कहाँ है और उन्हें आगे कहाँ जाना है। तो चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं और इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, मूल्यांकन। इसका असल मतलब क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। मूल्य और अंकन। हाँ, यानी किसी चीज की क्वालिटी, उसका मूल्य, और क्वांटिटी यानी मात्रा, दोनों को मापना। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि बच्चे को कितने फैक्ट्स याद हैं, बल्कि ये भी देखता है कि उसकी समझ, उसकी सोचने का तरीका और उसके व्यवहार में कितना बदलाव आया है। मतलब ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं है, बल्कि विकास की जांच है। पर इसकी जरूरत क्यों है? हम ये सब करते क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो यही कि हमें पता चले कि बच्चे का विकास सही दिशा में हो भी रहा है या नहीं। दूसरा, इससे शिक्षकों को भी एक फीडबैक मिलता है कि उनका पढ़ाने का तरीका कितना असरदार है, उन्हें कहाँ सुधार करना है। और सबसे ज़रूरी, इससे बच्चों की उन कमज़ोरियों का पता चलता है जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसीलिए हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव दोनों पहलू होने चाहिए। अच्छा, तो मात्रा और गुणवत्ता दोनों, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। तो चलिए इसी को और गहराई से समझते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे शिक्षक इन दोनों अलग-अलग चीजों को मापते हैं? हाँ, तो इन्हें मापने के तरीके भी बिल्कुल अलग है। परिमाणात्मक, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो नंबरों से जुड़ा है। इसमें लिखित परीक्षा, मौखिक, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, ये सब आते हैं। इससे हम बच्चे के ज्ञान, उसकी नॉलेज का पता लगाते हैं। और गुणात्मक, उसमें क्या आता है? क्योंकि गुणों को नंबर देना तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। गुणात्मक में हम बच्चे के उन गुणों और व्यवहार को देखते हैं जिन्हें सीधे सीधे नंबरों में नहीं मापा जा सकता। इसके लिए इंटरव्यू, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि बच्चे की नैतिकता और उसकी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन को परखने के लिए मौखिक परीक्षा सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन इसमें एक पक्षपात, एक बायस का खतरा नहीं रहता। मतलब एक टीचर का जो पसंदीदा छात्र है, हो सकता है ऑब्जर्वेशन में उसे ज्यादा अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं, जबकि लिखित परीक्षा में तो जो सही है वो सही है। यह एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है, और यही गुणात्मक मूल्यांकन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसीलिए इन तरीकों के लिए टीचर्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि वे व्यवहार का वर्णन करें, उस पर अपना फैसला न सुनाएं। जैसे ये नहीं लिखना कि बच्चा शरारती है, अच्छा। बल्कि ये लिखना कि आज उसने क्लास में 3 बार दूसरे बच्चे की कॉपी खींची। आपको फैक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, अपनी राय नहीं। ये तो बहुत अहम फर्क है। आपने पोर्टफोलियो का भी जिक्र किया। ये असल में होता क्या है? पोर्टफोलियो बच्चे के क्रमिक विकास का एक सबूत है। एक फाइल की तरह समझिए, जिसमें एक निश्चित समय के दौरान बच्चे की सबसे अच्छी ड्राइंग, उसके सबसे अच्छे टेस्ट पेपर्स, उसकी अलग अलग उपलब्धियों को जमा किया जाता है। ये सिर्फ फाइनल रिजल्ट नहीं दिखाता, बल्कि ये दिखाता है कि बच्चे ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा। इसीलिए इसे सबसे विश्वसनीय गुणात्मक टूल माना जाता है। और इसके अलावा भी कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे स्रोत में संचयी अभिलेख या क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का जिक्र है। हाँ, संचयी अभिलेख में बच्चे का पूरे साल का एक तरह से पूरा इतिहास दर्ज होता है, उसकी हाजिरी, स्वास्थ्य, उपलब्धियां, सब कुछ। फिर एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसमें किसी खास घटना के दौरान बच्चे के व्यवहार का वर्णन होता है। जैसे अगर 2 बच्चों में झगड़ा हुआ तो किसने कैसा व्यवहार किया, उसे जस का तस लिख लिया। और एक है निरीक्षण, जिसमें टीचर बच्चे को क्लास में या प्लेग्राउंड में देखकर नोट्स बनाता है।
ये सब मिलकर बच्चे की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ नंबरों से कभी नहीं बन सकती। ये जो पोर्टफोलियो और रिकॉर्ड्स की बात है, ये तो बच्चे पर लगातार नजर रखने जैसा है। ये मुझे उस कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है जो स्कूलों में बहुत इस्तेमाल होता है, CCE। क्या ये उसी निरंतर मूल्यांकन की बात करता है? आपने बिल्कुल सही जोड़ा। CCE का पूरा मतलब ही है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब है कि मूल्यांकन सिर्फ साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पढ़ाई के साथ-साथ पूरे साल चलती है। और व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव? व्यापक का मतलब है कि हम बच्चे के सिर्फ किताबी ज्ञान को नहीं, बल्कि उसके विकास के हर पहलू को मापते हैं। जैसे उसका खेलकूद में प्रदर्शन कैसा है, संगीत या कला में उसकी रुचि, उसका सामाजिक व्यवहार। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा स्रोत में बताया गया है, रटने की आदत को खत्म करना और बच्चे का सर्वांगीण मतलब ऑलराउंड विकास करना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई पेरेंट्स और यहाँ तक कि छात्र भी मानते हैं कि साल के अंत में होने वाली एक बड़ी परीक्षा उन्हें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। क्या CCE जैसी निरंतर प्रक्रिया उस दबाव और फोकस को कम नहीं कर देती? ये एक आम चिंता है, पर CCE का मकसद डर पैदा करना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सुधारना है। जब मूल्यांकन लगातार होता है, तो बच्चों को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी लगातार मिलता है। फाइनल परीक्षा में तो एक बार जो हो गया सो हो गया। CCE में निदानात्मक मतलब डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक मतलब रिमीडियल कदम भी शामिल होते हैं। यानी हम समस्या का पता लगाते हैं और फिर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। आपने दो बहुत जरूरी शब्द कहे, निदानात्मक और उपचारात्मक। हमारे स्रोत में भी इस पर जोर दिया गया है। इसे समझाने के लिए एक पौधे और फलों की टोकरी का उदाहरण है, जो रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव और योगात्मक यानी समेटिव मूल्यांकन से जुड़ा है। ये क्या है? हाँ, ये तस्वीर इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। रचनात्मक या फॉर्मेटिव मूल्यांकन पढ़ाई के दौरान होता है, जैसे पौधे को बड़ा होने के लिए लगातार पानी देना, क्लास में टीचर का सवाल पूछना, बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी देना, एक छोटा सा क्विज ले लेना। ये सब इसके उदाहरण हैं। इसका मकसद ये देखना है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और कहाँ उन्हें मदद की जरूरत है। इसीलिए इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, मतलब सीखने के लिए आंकलन। तो योगात्मक मूल्यांकन फलों की टोकरी की तरह हुआ। बिल्कुल, वो साल या सत्र के अंत में होता है, जैसे फाइनल एग्जाम। ये फलों की टोकरी की तरह है, जो बताता है कि साल भर की मेहनत के बाद कुल कितनी उपज हुई। इसका मकसद पास या फेल का फैसला करना होता है। इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का आंकलन। और जो निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात हमने की थी, वो हमेशा रचनात्मक मूल्यांकन का हिस्सा होता है, क्योंकि हम पढ़ाई के दौरान ही तो कमी ढूंढकर उसमें सुधार कर सकते हैं, साल के अंत में नहीं। तो चलिए इसी निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया को और समझते हैं। निदान या डायग्नोसिस का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा काम है कारणों का पता लगाना। ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर किसी मरीज को देखकर बीमारी का पता लगाता है। वैसे ही टीचर ये पता लगाता है कि अगर कोई बच्चा गणित में बार बार फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या उसे फॉर्मूला नहीं आता, या उसे गुणा भाग करने में दिक्कत है, या फिर वो सवाल ही नहीं समझ पा रहा है। मेरे पास एक केस था। एक बच्ची थी जो इतिहास में लगातार खराब प्रदर्शन कर रही थी। डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चला कि उसे तारीखें याद रखने में कोई समस्या नहीं थी। समस्या ये थी कि वो लंबे पैराग्राफ पढ़कर उनका मतलब नहीं समझ पाती थी। अच्छा, तो समस्या इतिहास में नहीं बल्कि भाषा की समझ में थी। तो फिर आपने क्या किया? फिर आता है उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग। उसका उपचार इतिहास पढ़ाना नहीं था, बल्कि उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधारना था। जब उस पर काम किया गया तो इतिहास में उसके नंबर अपने आप सुधर गए। इसीलिए क्रम हमेशा यही रहता है, पहले निदान होता है, उसके बाद ही उपचार संभव है। और स्रोत की सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि उपचार की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि निदान कितना सही हुआ है। अगर बीमारी ही गलत पकड़ी तो दवा काम नहीं करेगी। ये तो बहुत ही दमदार उदाहरण था। तो जब हम ये सब टेस्ट और परीक्षाएं बनाते हैं तो एक अच्छे टेस्ट में क्या क्या गुण होने चाहिए? स्रोत में 4 गुणों का जिक्र है: वैधता, वैलिडिटी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी
और व्यापकता कॉम्प्रिहेंसिवनेस। जी, वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट बनाया गया है वह उसी को मापे। जैसे अगर गणित के टेस्ट में आप भाषा के मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है बच्चा सवाल ही ना समझ पाए और आप उसकी गणित की क्षमता की जगह उसकी भाषा की क्षमता मापने लगेंगे। सही बात है। दूसरा है विश्वसनीयता, यानी अगर उस टेस्ट को बार बार चेक किया जाए या कोई दूसरा टीचर भी चेक करे तो भी रिजल्ट लगभग एक जैसा ही आए। और बाकी दो? वस्तुनिष्ठता और व्यापकता। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि जांचने वाले की अपनी राय या पसंद नापसंद का असर नंबरों पर ना पड़े। एमसीक्यू प्रश्न इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और व्यापकता का मतलब है कि टेस्ट में पूरे सिलेबस से सवाल होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक या दो पार्ट से। स्रोत के आखिर में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि अगर एक परीक्षा विश्वसनीय है तो जरूरी नहीं कि वो वैध भी हो, लेकिन एक वैध परीक्षा को विश्वसनीय होना ही पड़ता है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मतलब आप कह रही हैं कि एक भरोसेमंद टेस्ट गलत हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मूल्यांकन का सबसे जरूरी सिद्धांत भी यही है। सोचिए, आप किसी थर्मामीटर से वजन नापने की कोशिश कर रहे हैं। आप जितनी बार भी उस पर खड़े होंगे वो एक ही रीडिंग देगा, मान लीजिए 98.6। तो वो थर्मामीटर बहुत रिलायबल यानी विश्वसनीय है, पर क्या वो आपका वजन बता रहा है? नहीं। इसलिए वो वैलिड यानी वैध नहीं है। शिक्षा में यही सबसे बड़ी चुनौती है, ये सुनिश्चित करना कि हम जो माप रहे हैं वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं। हम ऐसा टेस्ट बना सकते हैं जो हर बार एक जैसे नंबर दे, पर शायद वो बच्चे की रटने की क्षमता माप रहा हो, उसकी असली समझ नहीं। ये तो वाकई एक आहा मोमेंट था। थर्मामीटर का उदाहरण बेहतरीन है। अच्छा, हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की थी। हमारे स्रोत में एक तीसरा प्रकार भी बताया गया है, असेसमेंट एज लर्निंग। ये क्या है? ये तो ज्यादा सुनने में नहीं आता। असेसमेंट एज लर्निंग या सीखने के रूप में आंकलन तब होता है जब बच्चा खुद अपना या अपने सहपाठियों का मूल्यांकन करता है। जैसे टीचर एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ मानदंड बता दें और फिर बच्चे खुद देखें कि उनका काम उन मानदंडों पर कितना खरा उतरता है। तो ये सिर्फ अपने काम को चेक करना नहीं है, बल्कि सीखना कैसे है ये सीखना है। इट्स अबाउट लर्निंग हाउ टू लर्न। एग्जैक्टली। जब बच्चा खुद अपने काम को देखता है और सोचता है कि इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, तब मूल्यांकन खुद सीखने का एक हिस्सा बन जाता है। वो सिर्फ टीचर के फीडबैक का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद अपनी कमियों को पहचानना और सुधारना सीखता है। ये उसे जीवन भर सीखने के लिए तैयार करता है। हमारी चर्चा के अंतिम हिस्से में मापन के 4 स्तरों या स्केल्स की बात की गई है। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या हम इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए स्कूल का स्पोर्ट्स डे रेस। बहुत अच्छा आइडिया। चलिए रेस से ही समझते हैं। मापन का पहला और सबसे निचला स्तर है नॉमिनल। ये तब है जब हम बच्चों को उनकी हाउस टीम में बांटते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। कोई रैंक नहीं, कोई नंबर नहीं, बस ग्रुप के नाम हैं। ठीक है, ये तो आसान था। अगला क्या है? अगला है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल ये तब है जब रेस खत्म होती है और हम कहते हैं ये फर्स्ट आया, ये सेकंड, ये थर्ड। हमें क्रम पता है, पर ये नहीं पता कि फर्स्ट और सेकंड के बीच 1 सेकंड का फासला था या 10 सेकंड का। उनके बीच का अंतर बराबर नहीं होता। समझ गया, क्रम है पर अंतर का नहीं पता। और तीसरा है इंटरवल। इसमें 2 नंबरों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है, लेकिन इसमें परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। रेस में इसका अच्छा उदाहरण नहीं है, पर इसे थर्मोमीटर के तापमान की तरह समझिए। 20 और 30 डिग्री के बीच का अंतर उतना ही है जितना 30 और 40 के बीच, लेकिन 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि तापमान है ही नहीं। और आखिरी और सबसे जरूरी स्तर वो है रेशियो यानी अनुपातिक। अगर हम स्टॉप वॉच से हर बच्चे का सटीक समय रिकॉर्ड करें, 15.2 सेकेंड, 16.1 सेकेंड, तो ये रेशियो स्केल है। इसमें इंटरवल स्केल की तरह अंतर भी बराबर होता है और परम शून्य भी होता है। 0 सेकेंड का मतलब है कोई समय नहीं लगा। शिक्षा में हम ज्यादातर अंकों के साथ इसी स्तर पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि मूल्यांकन एक बहुत गहरी और बहुआयामी प्रक्रिया है।
ये सिर्फ साल के अंत में होने वाली एक परीक्षा नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को समझने और सुधारने का एक निरंतर सफर है। बिल्कुल। इसका असली मकसद बच्चे को कोई लेबल देना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह से समझना, उसकी ताकत और कमजोरियों को पहचानना और उसे हर संभव तरीके से आगे बढ़ने में मदद करना है।